दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 15 अप्रैल 2021। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि थोड़ा बाहर वगैरह कम निकलें। आप लोगों से संपर्क कम से कम रखिए। बहुत ही इस समय क्रूशियल पोजीशन चल रही है, स्थिति बहुत ख़राब है। और मैं बच गया। मुझे भी लग रहा था कि कहीं कल परसों मुझको लगा कि मैं अफेक्टेड तो नहीं हो गया कोविड से, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन आप लोग जो है ये ध्यान रख के कुछ भी करिए इस समय, ठीक है। अपना ध्यान रखिए कुल मिला करके, और घर में बैठकर पढ़ाई करिए। अच्छा समय भी है। और एक दो दिन से वीडियो इसीलिए मेरी नहीं आ पा रही थी, दैट्स वाई। थोड़ा सा मैं फीवर महसूस कर रहा था, अभी ओके हो रहा है, बेटर है। चलिए आज की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। पोषण ज्ञान डिजिटल कोष, ये क्या है? हाल ही में नीति आयोग ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज अशोका यूनिवर्सिटी में जो कि है, इसके साथ साझेदारी में स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष पोषण ज्ञान की शुरुआत की है। तो ये ध्यान रखिएगा, नीति आयोग, बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज जो कि अशोका यूनिवर्सिटी की है, इन तीनों ने साझेदारी के साथ ये पोषण ज्ञान डिजिटल कोष, जो कि स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष है, इसकी शुरुआत की। यह कोष पोषण क्षेत्र में ज्ञान, जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों और अन्य विकास संगठनों द्वारा बनाया गया एक प्रभावी सामग्री संग्रह है। इस डिजिटल कोष में मौजूद सामग्री में विभिन्न प्रकार के विषय जैसे प्रसव पूर्व देखभाल, पूरक आहार, किशोर स्वास्थ्य, आहार विविधता, एनीमिया की रोकथाम आदि शामिल है। यह कोष भारत में पोषण क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों के लिए एक विश्वसनीय और व्यापक ऑनलाइन स्रोत के रूप में कार्य करेगा। पोषण ज्ञान डिजिटल मंच मानवीय व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के माध्यम से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक योगदान दे सकता है। ई संता, ये क्या है? समुद्री उत्पादों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ई सेंटा। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में समुद्री उत्पादों के लिए ई सेंटा नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य जलीय कृषि करने वाले किसानों को सशक्त बनाना है। बस ये उद्देश्य जानते रहिएगा। किसान अपनी उपज ई सेंटा पोर्टल में बेच सकते हैं। जो ये कौन सा उपज होगा? जो समुद्री उपज होते हैं। यह खरीदारों और किसानों के बीच एक पुल की तरह कार्य करेगा। ई सेंटा पोर्टल बिचौलियों की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करता है। ई सेंटा पोर्टल लॉन्च करने, जैसे ई नैम पोर्टल है, इसी तरह ई सेंटा पोर्टल है की पहल नेक्सा द्वारा शुरू की गई थी। नेक्सा का अर्थ है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। यह समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा का हिस्सा है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ये पूछा जा सकता है ये किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो ध्यान रखिएगा। 13 से 16 अप्रैल तक विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। इसकी थीम याद रखिएगा, कल हमने रायसीना डायलॉग की बात की थी। आज थीम इसका 2016 से ये डायलॉग हो रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये नई दिल्ली में स्थित है, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय का एक थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। इस बार की जो थीम रहेगी, वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। तो एक प्रकार से कोविड-19 पर इस पर चर्चा हो रही है। वायरल वर्ल्ड इसका जो है हैशटैग वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, ये रायसीना डायलॉग 2021 की थीम, ये छठा रायसीना डायलॉग है, इसकी थीम है। मिशन आहार क्रांति क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में मिशन आहार क्रांति लॉन्च किया। इस मिशन का लक्ष्य पोषण, संतुलित आहार के महत्व का संदेश फैलाना है। यह मिशन विज्ञान भारती और ग्लोबल साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम द्वारा भी लॉन्च किया गया है। इस मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? गुड डाइट, गुड कॉग्निशन। यह मिशन शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा। इसके बाद शिक्षक छात्रों को इसका संदेश भेजेंगे। छात्रों के माध्यम से इस मिशन का उद्देश्य बड़े पैमाने पर परिवारों और समाजों को संदेश पहुंचाना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेप बाय स्टेप मुख्य परीक्षा में भी आप लिख सकते हैं। अर्थात शिक्षक को प्रशिक्षण मिल रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप छात्रों को संदेश, छात्रों से फिर परिवार, परिवार से फिर समाज। तो इस तरह से लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। सोनम मलिक बनी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान। कौन? सोनम मलिक।
तो सोनम ने ग्रुप बी के मैचों में चीन की जिया लोंग और चीन ताइपे को हसीन पिंगपाल को हराकर सेमीफाइनल प्रवेश किया। उन्होंने कजाकिस्तान की विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अयुलम कासिमोवा को हराया। भारत में अब कुल 6 पहलवान, 3 महिला पहलवान और 3 पुरुष पहलवान हैं जिन्होंने आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। भारतीय पहलवानों की महिला टीम में विनेश फोगट, अंशु मलिक, सोनम मलिक हैं और पुरुष टीम में रवि दहिया, बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया हैं। यूएई ने नौरा अल मतरूशी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर किया नामित। हमने इनके बारे में चर्चा भी की थी, आज इनकी पिक भी आप देख लीजिए। संयुक्त अरब अमीरात ने 10 अप्रैल 2021 को देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अगले 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। इसमें देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नौरा अल मतरूशी भी शामिल हैं। अल मकतूम ने पुरुष समकक्ष मोहम्मद अल मुल्ला के साथ यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर नोरा अल मतरूशी की पहचान की है। दूसरे कौन है? पुरुष मोहम्मद अल मुल्ला। मेजर हज्जा अल मंसूरी अंतरिक्ष में यूएई के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए थे। मेजर हज्जा जो थे ये मेजर हज्जा अल मंसूरी अंतरिक्ष में यूएई के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आहुय मोएडो महामडो बने नाइजर के नए प्रधानमंत्री। तो नाइजर के नए प्रधानमंत्री बने हैं ओह्यू मोएडो महामडो। नाइजर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम ने 3 अप्रैल 2021 को ओह्यू मोएडो महामडो को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भी नाम रख के मोहम्मद बजौम और प्रधानमंत्री नवनिर्वाचित नवनियुक्त कौन है? ओह्यू मोएडो महामडो। दोनों नाइजर के। पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में दोनों की नियुक्ति हुई है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने श्रीलंका के साथ एयर बबल समझौते को दिया अंतिम रूप। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया? श्रीलंका के। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ट्विटर पर यह खबर साझा करते हुए कहा कि देश के श्रीलंका के एयर बबल समझौतों को अंतिम रूप दे दिया है। इससे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क क्षेत्र में यह 6वीं और कुल मिलाकर 28वीं व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, ये भी नंबर याद रखिएगा। एक सार्क का छठा देश है श्रीलंका जिसके साथ ये समझौता हुआ है और कुल मिलाकर 28वीं व्यवस्था है। श्रीलंका के साथ इस नवीनतम व्यवस्था के साथ अब तक दुनिया भर के 28 देशों के साथ भारत ने समझौते कर लिए हैं। नंबरिंग यूपीपीसीएस में पूछता है एयर बबल समझौता कितने देशों के साथ हुआ है? 28 देशों के साथ। इसमें बहरीन, कनाडा, अफगानिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इराक, नाइजीरिया, मालदीव, ब्रिटेन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल हैं। आप लोगों के मन में एक बात उठ सकती है कि एयर बबल होता क्या है? तो एयर बबल मुझे ऐसा विश्वास है कि आप में 80% लोगों को पता हो, क्योंकि पिछले वर्ष कोविड-19 में जब देशों ने एक दूसरे देश पर प्रतिबंध लगा दिया कि यहाँ से हमारे यहाँ कोई भी हवाई यात्रा नहीं आएगा, यात्री बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है, और जरूरी भी था लगाना। उसके बाद एक अविश्वास का माहौल पैदा हो गया था, लेकिन धीरे धीरे देशों ने आपस में मिलकर विश्वास का भाव उत्पन्न करते हुए ट्रैवल को फिर से स्टार्ट करने के लिए ही ये ट्रैफिक बबल या फिर एयर बबल भी इसको बोलते हैं, ट्रैफिक बबल भी बोलते हैं, ठीक है, ये सिस्टम शुरू किया, एक दूसरे से समझौता किया। इसमें होता क्या है, 2 देश जब समझौता कर लेते हैं, एयर बबल या ट्रैफिक बबल सिस्टम भी इसको बोलते हैं, जब समझौता कर लेते हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं यात्राओं पर वो हटा ली जाती हैं दोनों देशों के द्वारा, ठीक है। तो सुविधाएं एक प्रकार से दी जाती हैं एक दूसरे को, ठीक है, इसमें यात्रा की सुविधा हो या फिर यात्रियों को सुविधा हो, ठीक है, माल जो व्यापार वगैरह जो अवरुद्ध हो जाते हैं उसकी जो सुविधा होती है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। कुल मिलाकर एक प्रकार से टेम्परेरी सिस्टम ये हो जाता है, एयर बबल सिस्टम इसको बोलते हैं। ओके, ये पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, प्रश्न आ सकता है। और भारत ने अभी तक 28 देशों के साथ कर लिया है, ये डेट भी याद रखिएगा, अभी अप्रैल चल रहा है। नासा पहली बार उतारेगा चंद्रमा पर अश्वेत व्यक्ति। नासा ने आर्टेमिस नामक एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम के एक हिस्से के तौर पर चंद्रमा पर एक अश्वेत व्यक्ति को उतारने का फैसला किया है। आर्टेमिस जो कि एक स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम है नासा का, ध्यान रखिएगा। बिडेन हैरिस प्रशासन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली महिला और अगले आदमी को उतारना है। यह व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाला पहला श्वेत व्यक्ति होगा। आर्टेमिस कार्यक्रम का दीर्घकालिक लक्ष्य
आर्टेमिस कार्यक्रम रट लीजिए एकदम से। दीर्घकालिक लक्ष्य, मंगल ग्रह पर भेजने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना है। ये लाइन याद रखिएगा। ये अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करेंगे, जो पहले कभी मानव द्वारा नहीं देखा गया है, जहां पर भारत ने जाने का प्रयास किया था लेकिन थोड़ी सी दूरी से असफल हो गया था। करंट क्विज में क्या है, किस देश ने ऐतिहासिक शून्यवादियों द्वारा की गई ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने के लिए हॉटलाइन शुरू की है? चीन ने। ऐतिहासिक शून्यवाद चीन में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वाक्यांश है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा वर्णित पिछली घटनाओं पर सार्वजनिक संदेह का वर्णन करता है। हाल ही में चीन के साइबर नियामक ने ऑनलाइन टिप्पणियों को रिपोर्ट करने के लिए एक हॉटलाइन शुरू की है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक निम्न में से कौन बन गई हैं? तो पूनम गुप्ता नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो पहली बनी है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की नई महानिदेशक होंगी। पूनम गुप्ता थिंक टैंक के वर्तमान प्रमुख शेखर शाह से पद ग्रहण करेंगी। यह पद संभालने वाली वह पहली महिला होंगी। वर्तमान में पूनम गुप्ता वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो लक्षद्वीप को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडगाम टाउन टीबी मुक्त हो गया है। तो ये दोनों याद रखिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है कि 2025 तक भारत का जो लक्ष्य है टीबी मुक्त होने का, भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP शुरू किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP, भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP की घोषणा की है। इसके तहत केंद्रीय बैंक द्वारा 1 ट्रिलियन रुपए या 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। यह कार्यक्रम रेपो रेट और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली आय के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत PS जोरोस्टर उपहार में दिया है? किसको? सेशल्स को। कल ही हमने इसकी चर्चा की थी, ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति वेवल राम कलवान के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज PS जोरोस्टर को सेशल्स को सौंप दिया। PS जोरोस्टर 2005 के बाद से सेशल्स के लिए विकसित चौथी मेड इन इंडिया गश्ती नाव है। भारत द्वारा उपहार दिए गए अन्य जहाज़ों में PS टोपाज, PS कॉन्स्टेंट, पेट्रोल बोट हरमीज शामिल हैं। इसके बाद ये चौथा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्नलिखित में से किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? सुरेंद्र कुमार यादव को। ये अब नए उप लोकायुक्त होंगे उत्तर प्रदेश के। अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत 32 आरोपियों को बरी करने वाले CBI की विशेष अदालत के पूर्व न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव को उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्ष 2019 अगस्त में जज सुरेंद्र कुमार यादव रिटायर हो रहे थे, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें 11 महीने का अतिरिक्त समय और दिया गया था। आपको बता दूं कि संजय मिश्रा लोकायुक्त हैं वर्तमान में, ये ध्यान रखिएगा। संजय मिश्रा जी लोकायुक्त हैं। अब ये सुरेंद्र कुमार यादव उप लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।